बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम देश के नंबर 1 चैनल पर एक खबर में पढ़ता हूं, एक ऐसी खबर पढ़ता हूं जिसे सुनकर देखकर उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा दिल ये बार बार कह रहा था कि जो कुछ मैंने अपनी आंखों से टीवी पर पढ़ा है और देखा है वो सच नहीं हो सकता, लेकिन वो सच था। एक ऐसा सच जिसका पूरा सच आज भी लोगों को नहीं पता है। और अब उस सच पर एक किताब आई है, कसारी मसारी। उस किताब के राइटर मनोज राजन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। 15 अप्रैल 2023, मुझे अभी भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। मेरे पीसीआर से मुझे कॉल आया था कि शनिवार का दिन था और मुझसे कहा गया कि शुभांकर, आज तक पर जो रात को 12 बजे बुलेटिन जाता है वो जल्दी रिकॉर्ड कर लेंगे, मुझे घर जाना, आज कुछ काम है, तुम भी चले जाना, आसपास रहना। फिर मैंने कहा ठीक है। 10 मिनट बाद फिर एक कॉल आती है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ठीक है, मैंने पूछा क्या है। कहा गया अतीक के काफिले के आसपास गोली चली है। मैं सहज होता हूं, टीवी सहज होता है। मैं टीवी पर बैठता हूं, खबर पढ़ता हूं और फिर पहली बार टीवी पर एक तस्वीर आती जो लोगों ने देखी नहीं थी। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम और फिर गोलियां चलती हैं, अतीक गिरता है, अशरफ गिरते हैं, बच्चों की तरह वो जो मारने वाले सरेंडर कर देते हैं। और वो लाइव विजुअल, क्योंकि टीवी आमतौर पर फेड करके लगाता, उस दिन लाइव विजुअल्स गए थे और वो याद करके मैं भी सिहरता हूं। मुझे लगता है ये कैसे हुआ था। ये किताब आपने लिखी है, इसके सच पर जाएं उससे पहले ये सवाल पूछूंगा मैं, क्यों लिखी आपने किताब? आप ही ने बता दिया कि लाइव था और आपसे कहा गया था कि आज जरा रुकना, 12 बजे बुलेटिन रिकॉर्ड करनी है, आसपास रहना। बेहद भरोसे से कहता हूं कि इंस्ट्रक्शंस थे बहुत सारे टीवी चैनल्स को कि लाइव रखना। उनकी ऊबीज ऑन थी, उनके बैकपैक ऑन थे और ये लाइव चल रहा था। लियोपोल्ड कैफे नहीं है वो। जैसे ताज अटैक जब मुंबई में हुआ तो पहले आया कि लियोपोल्ड में 2 लोगों में झगड़ा हो गया और गोलियां चल रही है, लेकिन वो मुंबई अटैक के नाम से गया। यहां पर लगभग एक कॉन्स्पिरेसी सी कहीं से थी कि जिसमें यह लग रहा था कि अतीक पर आज अटैक होने वाला है। आपने आरुषि मर्डर केस में सुनवाई के दौरान उसके बाप के चेहरे पे चाकू मारने की कोशिश की गई थी, ये देखा होगा। आपने अरविंद केजरीवाल को कई रैलियों के दौरान तमाम चीज़ों को स्याही फेंकते देखा होगा। तो मीडिया का एक ये इस्तेमाल सा होना शुरू हो गया था, लोग आने लगे थे मीडिया के बीच में और उस भीड़ का फायदा उठा के ये सब करने लगे थे। लेकिन हम इसको डेफर्ड दिखाते थे, रिकॉर्ड हुआ, लगाया, तब दिखाया। पर ये पहला मर्डर था टेलीविजन हिस्ट्री का, इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का, जिसमें लाइव मर्डर दिखाया गया। लाइव था, वो भी ऑन थी, बैकपैक ऑन थे। मेरे को भी लगा कि 30 साल जर्नलिज्म में गुजारे हैं मैंने ऐसा लाइव मर्डर नहीं देखा आज तक। डेफर्ड देखे हैं, लाइव नहीं देखा। वहां से मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने एक डॉट कनेक्ट किया कि ऐसे ही अफगानिस्तान में भी एक हत्या हुई थी जिनका नाम था अहमद शाह। उनको लायन ऑफ पंजशीर कहते थे क्योंकि तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। फिर एक इंग्लिश चैनल ने उनका इंटरव्यू मैनेज किया। एक क्रू था, एक कैमरामैन था, एक रिपोर्टर था और तीनों लोग उनका बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे। इंटरव्यू के दौरान ही सबने अपने अपने बटन दबाए और अहमद शाह की किलिंग हो गई। क्लासिक चीज आपको बता रहा हूं कि अहमद शाह, वो सारे सुसाइड बॉम्बर स्क्वाड के लोग थे जो तालिबान से प्लान करके लगाए गए थे। वैसा ही मर्डर अतीक का भी हुआ। 3 लोग तैयार किए जाते हैं और तीनों मीडिया मैन जाकर, अब देखिए मीडिया फिर आ रहा है, मीडिया मैन बनकर वहां जाते हैं और उनको मार देते हैं। ये 2 घटनाएं मेरे दिमाग में जुड़ी। बाकी आगे आपको बताऊंगा कि जब इन लड़कों को ट्रेनिंग दी गई तो अफगानिस्तान में लायन ऑफ पंजीर अहमद शाह का वो वीडियो दिखाया गया है। उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। आप अगर उनको गोली चलाते हुए देखेंगे तो आप गौर कीजिएगा कि वो जब पिस्टल चला रहे हैं तो बैडमिंटन की तरह स्टेपिंग कर रहे हैं। उनको वो स्टेपिंग सिखाई गई। वजह,
कहीं टारगेट उनको ही ना पकड़ ले, क्योंकि टारगेट कौन था? अतीक। टारगेट उनको ही ना पकड़ ले, लेकिन उनको वो स्टेपिंग सिखाई गई, बुंदेलखंड में उनकी ट्रेनिंग हुई। बेसिकली जो आपका सवाल था, उस सवाल का जवाब ये कि मीडिया पर पहला लाइव मर्डर और दूसरा मीडिया मैन बन के लाइव मर्डर, ये दो बड़ी बातें थी। तो एज एन मीडिया मैन मुझे लगा मुझे इससे बेहतर टॉपिक नहीं है लिखने का, अब इसलिए लिखा। दूसरा सवाल मेरा, मीडिया में सोर्सेस के हवाले से हम खबर छापते हैं जी, क्योंकि इस घटना में प्रत्यक्ष तौर पर आप शामिल नहीं थे। ये घटना आपने देखी, जैसा आपने कहा, जैसे मैंने देखी, जैसे आपने देखी। मैं असहज हुआ, मैं शायद मेरे जहन में रह गई, आपने उसे किताब की रूप दे दी जी। इसके सोर्सेस क्या है? आपने इसकी जो रिसर्च की, क्योंकि दर्शक को ये भी जानना ज़रूरी है कि आपने सुनी सुनाई बातों पे लिखा, आपने अपनी कुछ जांच पड़ताल की। इस किताब में जो जो बातें कही गई हैं, क्या आधार उनका है? कैसे इस किताब को लिखा गया? इसकी प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? मैं पंजाब गया। पंजाब मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि पंजाब से ही वेपन सप्लाई हुआ है। पंजाब में ही वो वेपन सप्लाई होके आता है और पंजाब का ही लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, उसके जरिए इनको वेपन दिया गया है। वेपन इरफान खुर्जेवाला ने दिया है। इरफान खुर्जे मतलब जो लड़के अपनी जेब में 9 रुपए नहीं रख पाते हैं, 9 रुपए नहीं थे उनके पास कि वो कोई पान मसाला गुटखा या पान खा सके, उनके हाथ में 9.5 लाख रुपए की पिस्टल थी, जिसको कहते हैं जिगाना। जिगाना टर्की बनती है, टर्की से चलती है, अजरबैजान आती है, ईरान आती है, ईरान से पाकिस्तान आती है, देन पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए गिराई जाती है पंजाब में। और ड्रोन ड्रॉपिंग से पंजाब में गिराई जाने के बाद वो आती है इन लड़कों के पास। इनको सुपारी जितेंद्र गोगी ने दी। जितेंद्र गोगी लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी आदमी, वो तिहाड़ में था। लॉरेंस बिश्नोई के पहले दाएं बाएं हाथ टाइप का एक बंदा था जिसका नाम था प्रिंस तेवतिया, तिहाड़ में उसकी हत्या हो चुकी थी। जितेंद्र गोगी ने कई शूटर्स को इसलिए बुलाया था ताकि टिल्लू तेजपुरिया की हत्या की जा सके, क्योंकि टिल्लू तेजपुरिया ने ही प्रिंस तेवतिया को मरवाया था। इस बीच ये लड़के पहुंचते हैं, इनको 2 फोटोग्राफ दी जाती है और ये दोनों फोटोग्राफ लेके चल देते हैं जिगाना के साथ कि हम आपको जाके इस टारगेट को मारना है। किसको? अतीक को, अशरफ को, इन दोनों को मारना है। क्लासिक चीज ये है कि ये लड़के पकड़ गए हैं। जितेंद्र गोगी को टिल्लू तेजपुरिया ने वकील के भेष में आए शूटर से रोहिणी कोर्ट में ही मरवा दिया। तो यहां से चेन ब्रेक हो जाती है। अब जितेंद्र गोगी के पास कहां से आई? तो वो पश्चिम के जेल से आई। राठी एंड भाटी गैंग से इनको कहा गया कि आप वहां जाइए, जितेंद्र गोगी आपको सुपारी देगा, असलहा देगा। अब क्लासिक चीज ये है कि राठी और भाटी क्यों? राठी और भाटी इसलिए क्योंकि जिस लड़के ने 3 लड़कों ने मारा है, उसमें जो लड़का है, उस लड़के ने वो जेल में था और राठी भाटी के पैर भी दबाता था। बड़े सेवक किस्म का आदमी था। उसके अंदर पोटेंशियल था कि वो बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। उसके बाप ने बड़ी कोशिश की, इलाहाबाद उसको पढ़ाने भी भेजा, पर उसका कैरियर मुश्किल से कुरियर बॉय की तरह बन के ही रह गया था। वहां से वो कनेक्ट हुआ, कनेक्ट से उसने 2 दोस्त अपने और जोड़े और इन 3 लोगों ने आके कनेक्ट किया। अब आते हैं तो मैंने कुछ बड़े अपराधियों से बातचीत हुई मेरी, बहुत सारे IAS IPS से बात हुई है मेरी, तमाम सारे हॉर्सेस माउथ के पॉलिटिशियन से बातचीत हुई है। मैं सबके नाम नहीं खोल सकता। बिल्कुल, हाँ, वो ठीक है। तो जितनी चीजें इसमें लिखी हैं, इसमें से एक एक चीज 16 आने सत्य है। वो सारी चीजें सच है, सारी चीजें क्रॉस चेक है। अब तो सवाल यह कि उन 3 लड़कों का क्या होगा। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि मुकीम काला को, जो पश्चिम के गैंग का बंदा था, मुकीम काला को जेल में जिसने मरवाया, उस व्यक्ति को दोबारा जेल में मार दिया गया, यानी जो शूटर था उसको मार दिया गया। दूसरी बात, मुन्ना बजरंगी को भी झांसी से ऐसे ही बुलवाया गया और राठी से मरवाया गया। राठी उम्र कैद पहले ही काट रहे हैं और राठी ने जिस पिस्टल से उसको मारा, देखिए मेरी क्रोनोलॉजी समझिएगा, जिस पिस्टल से मारा वो पिस्टल तुरंत दूसरे हाथ में चल के जेल से बाहर जाती है, दूसरी पिस्टल उसके हाथ में आ जाती है और ये पिस्टल गटर में फेंक दी जाती है। अब मुन्ना बजरंगी जो मरा पड़ा है, उसके अंदर गोलियां हैं, गोली वाली पिस्टल बाहर जा चुकी है, जो पिस्टल हाथ में हो वो गटर में जा चुकी है। तो कल को जब पोस्टमार्टम होगा तो गोली और पिस्टल का फॉरेंसिक मैच ही नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपसे क्या सबूत तो क्या भाव में
ये तकनीकी लगाई जाती है, ये दिमाग लगाया जाता है, ये स्टाइल होता है, और उसी स्टाइल से बहुत जबरदस्त बड़ी शानदार प्लानिंग करके, ऐसी प्लानिंग मैंने कभी नहीं देखी। आप डेविड फिंचर की फिल्म देख लीजिए, गॉन गर्ल टाइप की, उसमें कहीं ऐसी प्लानिंग आपको दिख सकती है, बट मैंने तो आज तक ऐसी प्लानिंग कभी नहीं देखी। क्या फूल प्रूफ है कि जिसने दिया वही चेन ब्रेक है। और बाद में टिल्लू तेजपुरिया भी जेल में मार दिया गया, कम से कम 18-20 लोगों ने मिलकर मारा था। वो विजुअल बहुत ही भयावह था, बड़ा वायरल था। वो टिल्लू तेजपुरिया को वैसे ही मरवाया गया क्योंकि प्रिंस तेवतिया को उसने मराया था, जितेंद्र गोगी को उसने, टिल्लू तेजपुरिया मार दिया गया। तो चेन ब्रेक है। एक बात आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो जेल में जो हत्याएं हो रही हैं, तो सबसे बड़ी बात थी कि इन 3 लड़कों का क्या होगा। तो सवाल जो तैरता है उसमें होगा, तो किसी दिन मार दिए जाएंगे या ये किसी दिन भाग जाएंगे, तो ये भी चेन ब्रेक हो जाएगी, गायब हो जाएंगे, ये चेन ब्रेक हो जाएगी, यहां भी सब खत्म हो जाएगा, तो मामला एक दिन नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन जब तक ये लड़के हैं, कोर्ट में बहुत सारी चीजें भी हैं, वो जिस दिन सामने आएंगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये इस तथ्यों से मैच ना करें तो आप बताइएगा, सारी चीजें एक एक करके मैच होंगे। ये पॉडकास्ट आज भी है, हमेशा रहेगा नेट पर, और तब हम मैच करेंगे और मैं आपसे जरूर बात करूंगा। ठीक है, मैं अतीक पर आऊं उससे पहले एक सवाल मेरे मन में और आता है, क्योंकि आपने टीवी का जिक्र किया और आपने कहा टीवी पर वो विजुअल जानबूझकर चलाया गया था। ये ख्याल मेरे मन में भी आया था कि आमतौर पर जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बता दूं मैं कि 2 तरह से तस्वीरें आती हैं। एक होता है कि आप लाइव जुड़ते हैं, आपको भेज जाता है, एक होता है विजुअल भेजे जाते हैं, उसके बाद उसे प्ले किया जाता है, डेफर्ड जिसे हम कहते हैं। मैं लाइव बैठा था क्योंकि मुझे बताया कि कुछ ऐसी घटना हो गई है, 10 मिनट पहले मुझे बता दिया गया था कुछ ऐसी घटना हुई है। हालांकि ये नहीं बताया गया था कि हत्या हो गई है, ये कहा गया था गोली चली है। तो ये तो तय था कि ऊपर किसी को पता था, ये सच हो गया था। अब इसके बाद मैं बैठता हूं, खबर पढ़ता हूं, खबर में विजुअल लाइव प्ले होता है। आमतौर पर ऐसे विजुअल्स में ब्लर कर दिया जाता है, जो बाद में अगले दिन या शायद 10 मिनट के बाद वहां पर भी ब्लड हुआ था और सारे टीवी चैनलों में ब्लड हो गया था। बट वो जो शुरू के 5-10 मिनट थे, क्या आप ये एलिगेशन लगा रहे हो कि वो जानबूझकर बिना ब्लड किए प्ले किया गया था सारे चैनलों में, कहीं से आदेश था? नहीं, मैं जो टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है, हाँ, या जो ऊपर से कहा भी गया है कि आप लड़की का नाम नहीं बताएंगे, हाँ, चेहरा ब्लर करेंगे, खून नहीं दिखा सकते, खून नहीं दिखा सकते, अतीक को मार दिया जाएगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। ये जरूर चलता था क्या अतीक की गाड़ी पलटेगी, हाँ, वो विकास दुबे वाला चक्कर, क्योंकि उसकी टीवी पलटी थी, तो क्या यही हेडलाइन चलती थी, क्या अतीक की भी गाड़ी पलटेगी। लेकिन अतीक कोल्ड ब्लडेड तरीके से, एक तरीके से उसको कहते हैं सरेआम, खुलेआम मार दिया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खून का विजुअल दिखाने के लिए कोई प्लानिंग थी, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। टेलीविजन को मैसेजिंग की बात हो रही है, मैसेजिंग, ये मैसेज था कि कुछ बड़ा होगा, लाइव इलाहाबाद जारी रहे। पहले इसको डॉक्टर रूम में मारने की प्लानिंग थी अतीक को, जहां पे उसकी जांच हो रही थी। ये तीनों शूटर गए वहां, 2 ने समझाया कि डॉक्टर रूम बहुत छोटा है, यहां मीडिया की भीड़ होगी, मारेंगे तो गोली किसी और को भी लग जाएगी, खामखा में नया बकेड़ा खड़ा होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ओपन आने दो। तो जब वो ओपन आया है तब मारा गया उसको। और मीडिया पे किसी को कुछ ना गोली लगी ना कुछ रहा, गोली मारी गई, उसके बाद एक सिपाही जाके पकड़ लेता है। सर, सबसे बड़ी बात ही यही है कि अतीक मारा जा रहा है, उसका भाई मारा जा रहा है, और दोनों हैंडकफ्स में हैं, हथकड़ी पहने हुए हैं, क्लासिक चीज देखिएगा, और वो आराम से जय जय श्री राम करते हुए जिगाना से, वेल्थर से गोली मार रहे हैं, जिनके पास मैंने फिर आपको बताया कि 9 रुपए नहीं होंगे खाना खाने के, वो मार रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, और आराम से सरेंडर कर दे रहे हैं। कितनी आसान सी बात है। चलिए एक बात आपको और बता देता हूं कि ये बात उठी, मैंने आपको बताया मुकीम काला को जिससे मारा जेल में, बाद में उस शूटर को भी मरवा दिया गया। ये एक प्रथा शुरू हो गई कि जो जेल में जिसको जरिए मरवाया जा रहा है उनको भी मरवा दिया जा रहा है। तो ये सवाल उठा कि क्या हमको भी मरवा दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा था आप पर गोली नहीं चलेगी, आप पर गोली नहीं चलेगी, और गोली नहीं चली, और अगर गोली चले तो गोली चला देना। लेकिन गोली नहीं चली, ना उनको चलानी पड़ी, और ये शानदार तरीके से
पूरा ऑपरेशन इन 3 लड़कों ने कामयाबी से पूरा किया। आराम से खड़े हो गए। एक बात उन्होंने कह दी, बड़ा अपराधी बनना था इसलिए बहुत बड़े अपराधी को मार दिया। ये एक पैटर्न भी चला, मैं उस पैटर्न पे भी आऊंगा, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं। अब वो दर्शक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अतीक को मार दिया गया, जब आप अतीक का नाम लेते हैं तो आप का मॉड्यूलेशन सुनाई पड़े, एक आवाज में एक गंभीरता और एक भारीपन नजर आता है। वो दर्शक जो अतीक अहमद को नहीं जानते हैं, अशरफ को नहीं जानते हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें एक बार आप अतीक अशरफ से रूबरू करा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आसपास लोगों ने उसके वर्चस्व को देखा है, उसके बाहुबल किस्से सुने हैं, लेकिन शायद बाहर लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि कई छुटपुट कहानियां टीवी पर आती हैं, या हर आदमी शायद टीवी नहीं देखता होगा। अतीक अशरफ के आतंक का दौर या उनके वर्चस्व का दौर जो था, एक बार समझा दीजिए ताकि कॉन्टेक्स्ट लोगों को समझ में आए थोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके इधर तक पूरा जा चुका हूं। मेरे शोज इसी कसारी मसारी को लेके हुए हैं। हर आदमी ने वो विजुअल देखा है, तो वो अतीक को जान गया है। एक बात आपको यूं बता रहा हूं, चलिए। अतीक अहमद इलाहाबाद में बबूल के बहुत घने जंगल थे, बीघों में, मीलों में थे। उस जगह का नाम था कसारी मसारी। अब वो कसारी मसारी धीमे धीमे हर शहर की तरह कटते कटते, जंगल कटते कटते वहां रिहायश हो गई। चकिया किया की इलाका वही है सब। अब भी वहां पर बबूल का कई बीघे का जंगल थोड़ा सा बाकी है, लेकिन वो जितने में जंगल है वहां कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान का नाम है कसारी मसारी। अतीक अहमद उसी कसारी मसारी में एक तांगे वाले के यहां पैदा होता है। 70s में, मेरे ख्याल से 74 76 की बात है, पहला मर्डर जो करता है वो कसारी मसारी में करता है। ये वो अतीक अहमद है जो उस समय के रंगबाज, तब डॉन नहीं होते थे, उस समय के रंगबाज चांद बाबा का ड्राइवर था। चांद बाबा उस समय का कारपोरेटर था, सभासद था। गाड़ी चलाते चलाते इसके अंदर भी पॉलिटिकल एम्बिशंस आए। चांद बाबा को कांग्रेस ने टिकट दिया और अतीक उसके सामने निर्दलीय खड़ा हो गया। निर्दलीय खड़ा हुआ, चांद बाबा ने दुश्मनी मान ली और तय किया कि आज रात अतीक को निपटा देंगे। तो वहां एक टी स्टॉल है, वहां पे चौक वाले इलाके में ऊंची रोड पर एक टी स्टॉल है, वहीं सारा ये गैंग इकट्ठा होता था। वोटों की काउंटिंग चल रही थी। काउंटिंग में अतीक तीसरे या चौथे नंबर पे था। वहां से उठा जब उसको चांद बाबा का पता चला, और गया चांद बाबा के पूरे गैंग को, मैं चांद बाबा के, उसने मारा और कहा कि रंगबाज का जमाना गया, डॉन का जमाना शुरू होता है। और उसी वक्त पूरा एक झुंड आया। वो अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा था, वो विधायक एमएलए अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तो उसी रात, जिस रात चांद को मारा, उसी रात अतीक पहली बार एमएलए हुआ, निर्दलीय। फिर उसके बाद अपना दल, यानी अनुप्रिया पटेल, उनके फादर सोनेलाल पटेल थे जिन्होंने अपना दल बनाया, उन्होंने अतीक अहमद को टिकट दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव, आपने मुलायम सिंह यादव को उसके कुत्ते से हाथ मिलाते भी देखा है। तो मुलायम सिंह यादव ने भी अतीक को बड़ा आदमी माना। देखिए, ये पॉलिटिशियन जो है ना, ये किसी माफिया को बड़ा आदमी बनाते क्यों हैं कि ये माफिया सिर्फ अपनी सीट नहीं जीतता, आसपास की 10-12 सीटें भी उसका आतंक जितवाती हैं, और प्रदेश में कई और भी काम मैनेज होते हैं, और भी काम मैनेज हो जाते हैं। हां, अखिलेश यादव का जब जमाना आया, अतीक तब भी थे सपा में, लेकिन अखिलेश यादव ने मंच में एक बार अतीक को पास आते समय हल्का सा धकेला। तो अखिलेश यादव की जो एंटी ये वाली छवि थी कि अपराधी को पास नहीं आने देंगे, उसमें अतीक अहमद का मसला आया। शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत लोगों से बनाई थी, कहा डीपी यादव सबसे। ये वो अतीक अहमद है जब सांसद हुआ, 4 बार विधायक, 1 बार सांसद। जब सांसद हुआ तो उसकी विधायकी की सीट खाली हुई, छोटे भाई अशरफ को लड़ाने के लिए वो वहां पे गया, लेकिन मायावती ने उसी के चेले को, जैसे चांद का चेला अतीक था, अतीक का चेला था राजूपाल, राजूपाल को मायावती ने टिकट दिया। अतीक ने चांद बाबा के अंदाज में कहा कि तुम नहीं लड़ोगे, यहां से अशरफ लड़ेंगे। वहां लड़वाने के लिए अंततः राजूपाल जीत गए, और ये इसकी आंख की किरकिरी हो गया। 5 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के राजूपाल के अंदर इतना पीतल ठांसा है, इतना पीतल धांस दिया है उसके शरीर में कि राजूपाल मर गया, विधायक की सीट खाली हो गई। वहीं से विधायक फिर बना छोटा वाला भाई उसका, अतीक का। ये वो अतीक अहमद है जिसने अपने रिश्तेदार की बेटी की ऑनर किलिंग कराई, क्योंकि वो एक ड्राइवर के साथ भाग गई थी, अलकमा नाम था उसका। इतनी गोलियां मरवाई थी दोनों को, वो ऑनर किलिंग थी। तीसरी बात, अशोक साहू नाम का एक बंदा था जो गाड़ी बैक कर रहा था, और गाड़ी बैक होने में इनकी गाड़ी यहां सामने आ रही थी, लेकिन उसके पास बैक करने की जगह नहीं थी। असली बात जो है, उसने कहा साहब आप हल्की सी पीछे वो नहीं जानता था अतीक को, आप पीछे कर लीजिए, मैं निकाल लूंगा। हमारी गाड़ी बैक कराओगे।
उस आदमी की हत्या की इन लोगों ने। उसके घर पर जाके जो मिठाई दी थी ना, उसमें उसके मांस के टुकड़े थे। एक औरत जो बेचारी निर्धन थी, अपनी जमीन पर झोपड़ी बना के पत्नी और बेटे के साथ रहती थी, उस घर में जनरेटर मंगवाया, करंट लगा के उसको मारा। एलिना सिटी जो गंगा कछार में बना रहे थे, वहां पे एक मदरसा था, अंजुमनिया। वो मदरसा उनके टाउनशिप की प्लानिंग को कुरूप कर रहा था, थोड़ा सुंदर नहीं हो रहा था। कहा मदरसा खाली करो। मदरसा खाली नहीं किया, वहां 13 साल की बच्चियों के साथ रेप किए गए। लेकिन पकड़े कौन गए? रिक्शे वाले, खोमचे वाले। हर चीज से तो अतीक अहमद बरी है, किसी चीज में नहीं थे। फाइनली गए किसमें? सुएट्स कॉलेज वाले में वो जेल गए। आए फिर पूर्वांचल की यूपी की जेल में थे। यूपी की जेल में इन्होंने वही जिसकी बहन को मारा था उसको बुलवाया और एक और व्यापारी को बुलवाया, वहां भी झंझट था, वहां मारपीट की। तब तक योगी आदित्यनाथ आ चुके थे। तो योगी आदित्यनाथ से जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे थे, अपराधियों को किनारे किया जा रहा था, एक हमारे यहाँ हाफ एनकाउंटर की एक तरीका चल पड़ा जिसमें घुटने तोड़ दिया था, सब कुछ हो रहा था। देन उसने कोर्ट में एक प्ली की कि सर मेरा यूपी से जेल बदल दिया जाए, और उसको सबसे सुरक्षित जेल गुजरात में लग रही थी, वो गुजरात चला गया। तो ये अतीक अहमद था। आज आपको लगता है कि अच्छा ऐसा अतीक अहमद था, बच्चियों के साथ बलात्कार करवाया, आदमी को मार दिया, विधायक को दौड़ा दौड़ा के मारा, करंट लगा के मार दिया। 168-70 मुकदमे, जिसमें 50-60 से ज्यादा मुकदमे केवल हत्या के थे, और किसी को नहीं पता। हमन और जग्गा, ये दो वो लोग थे जो चांद बाबा के चेले थे, बॉम्बे से उठवाया और दोनों को मारकर कसारी मसारी में फेंका। पुलिस को फोन किया कि लाश उठा ले जाओ, देखो इसमें से कोई जिंदा हो तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, वरना सालों को यहां से लाश हटाओ, महक रही है। पुलिस को फोन करके। तो लगता है देख के कि यार लगता है सही मार दिया गया थी, बड़ा क्रूर आदमी था। पर इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर कस्साब को भी फांसी होगी तो कानूनन होगी। लगता है देखने में कि हैदराबाद में एक लड़की के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया और चारों को उसी जगह मार के जला भी दिया गया, लगता तो है। लेकिन बात तो सही है कि इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। सजा तो कानूनन ही मिलनी चाहिए। बाकी हम सब के अंदर एक छोटा छोटा ग्रे शेड बैठा हुआ है जो देख के खुश होता है इन चीजों को। मैं इस विषय पर आऊंगा और आगे आऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया, उसके बाद में आप जो कह रहे हो इस पे मैं अंदर के सवाल शुरू करूंगा। अतीक का जो आखिरी लाइन था, क्योंकि आपने किताब लिखी, रिसर्च करते थे कि मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम, वो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था? एक्चुअली क्या हुआ कि जो उमेश पाल मारा गया, जो मारा गया बेसिकली राजू पाल के हत्या का गवाह था। बाद में वो हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल क्या हो गया? बिक गया। उसके बाद अतीक के साथ वही जो जमीन पे प्लॉटिंग वाला कब्जा चल रहा था। अच्छा, ये उमेश पाल भी अतीक से मिल चुके थे? हाँ, मिल गया था। कोई कानून की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? कानून की लड़ाई चल रही थी शुरू में। हाँ। वो राजू पाल की हत्याकांड का गवाह था। हाँ। वहां से वो पलटा गवाही से और फिर अतीक का आदमी बन गया। और ये सच खबर है जो 2 करोड़ वाली खबर है, कई पत्रकारों में चर्चा होती थी। देखिए 2 करोड़ 5 करोड़ में रकम, हाँ, मतलब कि कुछ पैसा, हाँ, पैसा लेन देन करके। अरे वो जमीन का काम देख रहा था, अतीक की जमीनों का काम देख रहा था, यही तो मजा था। तो वो जमीन बेच रहा था और अतीक को पैसा नहीं दे रहा था। अतीक ने साबरमती जेल से फोन किया कि पैसा दे दो। उसने कसम खाई कि सांसद जी हम जाके पैसा दे देंगे भाभी को, शाइस्ता को, भाभी को पैसा दे देंगे फलानी शादी में। उस शादी में वो गया, लेकिन तब तक वो भाजपा ज्वाइन कर चुका था, तो कॉन्फिडेंस में था कि अतीक का अब कुछ होने वाला नहीं है। तो वहां पे उसने बड़ी गाली गलौज की शाइस्ता से। और वहां पे असद और उसके बेटे बच्चे भी थे, खूब गाली गलौजी। ये बात अतीक तक गई। अतीक बौरा गया और अतीक ने कहा कि कल के लौंडे जो हमारे यहाँ सुपरवाइजरी का काम करते हैं वो भी साला हमारा पैसा मारने लगेंगे, हमें टीप मार के निकल देंगे। यहां से उसने कहा कि क्या कहते हैं, गब्बर इज बैक। उसने गब्बर इज बैक के अंदाज में पूरी प्लानिंग की, मरवाया। गुड्डू मुस्लिम को बम दिए कि इतना धुआं कर देना कि लोगों को मालूम हो कि अतीक जिंदा है। वो गुड्डू मुस्लिम, सारी बात गुड्डू मुस्लिम पे लाई जा रही थी थ्रू प्लानिंग अतीक अहमद, कि गुड्डू मुस्लिम ही इसका मेन साजिश करता था, हमारा कुछ नहीं। उसने, हमारा बेटा तो गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक गोलीबारी चलने लगी तो वो बाहर निकला, इसमें उसको लगा कि सामने से गोली आ रही तो उसको भी गोली चलानी पड़ी। तो गुड्डू मुस्लिम पे ये सारी बात ला रहे थे। और गुड्डू मुस्लिम
बहुत बड़ा सोर्स बन गया एंटी अतीक। और वो गुड्डी मुस्लिम, वो बात खुलने जा रही थी, और वो गुड्डी मुस्लिम बाकायदा एक प्रिफर्ड, एक स्पॉन्सर्ड पैसेज के थ्रू बांग्लादेश गया, दुबई गया और वहां से फरार। मतलब आप ये कह रहे हो कि असद के बारे में गुड्डू मुस्लिम के तहत जानकारी दी, क्योंकि असद जितना हमने सुना शायद पहले असद को जाना भी नहीं था। असद का शायद वो सीसीटीवी में आ गया था फुटेज गोली मारते हुए, वो मेन कहानी का पार्ट नहीं था। असद ने शायद स्वेच्छा से चला गया, मेन पूरा स्पॉन्सर गुड्डू मुस्लिम था उस घटनाक्रम को लेके। असद भी थे, असद थे, क्योंकि कुछ पत्रकार कहते थे कि शायद अतीक ने मना किया था कि असद को डायरेक्टली शामिल मत करो। असद ने कहा कि हम जाएंगे। उमर और वली दो और भी थे, वो इसमें एक जेल में था, तो अब वो जेल में ही है। असद गया और उनको था कि तुम जाना बैठना, गाड़ी में बैठना, गोलीबारी मत करना। उसने निकला, वो निकला। यही सारा। एक क्लासिक चीज बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि गुड्डू मुस्लिम ही वो सोर्स है जिसने बहुत सारी चीजें खोली हैं। सरकारी सोर्स मतलब जिस तरीके से पकड़ा गया वो, तो असद का मोबाइल भी चेंज हो चुका था, सिम कार्ड भी चेंज हो चुका था, तो यानी अब वो नॉन ट्रेसेबल था। झांसी में जब वो जी, सबने अपने मोबाइल चेंज कर लिए थे और सबको ताकीद थी कि सब फेस टाइम पे बात करेंगे, तो सब फेस टाइम पे बात कर रहे थे। असद की लोकेशन कैसे पकड़ी गई? झांसी क्लियर कर चुका था गुड्डू मुस्लिम, ये मैं पहले बता दूं, लेकिन लोकेशन कैसे क्लियर की गई? क्योंकि फरारी काट रहा था, छुपा बैठा था, उसने नेटफ्लिक्स ऑन किया। अब आप सिम बदल लें, फोन बदल लें, सब कुछ बदल लें, पर नेटफ्लिक्स का लॉगिन तो आपको रखना ही पड़ेगा। वो नेटफ्लिक्स का लॉगिन जैसे ही कट से आया, असद सामने आ गया और मुठभेड़ में मारे गए। तो आप ये कह रहे हो कि गुड्डू मुस्लिम की वजह से असद मारा गया? गुड्डू मुस्लिम इन्फॉर्मर। गुड्डू मुस्लिम पहले पकड़ा तो इसका मतलब गुड्डू मुस्लिम को पकड़ लिया गया होगा शुरू में, तभी इन्फॉर्मर बना होगा वो। गुड्डू मुस्लिम से इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान चल रहा था। तो यही जाहिर सी बात है कि पकड़े गए होंगे, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया होगा। एक आदमी चाहिए ना बकरा जो वेयर अबाउट्स देगा, और बड़ा ये था। अच्छा, ये इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त यूपी में विधानसभा में सदन की कार्रवाई चल रही थी। देखिए, मुझे याद है 2 घटनाएं मुझे याद है। एक अखिलेश यादव ने कहा, फिर वो जो क्लासिक एक डिबेट हुई थी योगी और अखिलेश की, जिसमें अखिलेश कुछ कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि माफियाओं का पालन पोषण आपने किया था, फिर थोड़ी तू मैं होती, और फिर आखिर में एक बड़ा पिक्चर की तरह वायरल डायलॉग हुआ था कि मिट्टी में मिला देंगे। इसमें